जो हिंदी साहित्य का दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने लेके आए, जो हिंदी साहित्य रहेगी, ये आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। कुछ आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, कुछ प्रश्न आने की संभावना है। जैसे कि समय में 3 घंटा 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश रहेगा। दूसरा मॉडल पेपर, पहला तो हमने कर लिया था, आप दूसरा कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिख के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखे। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखकर, ये आपका जो रहेगा पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। और खंड एम में रहेगा, खंड एम में आपके 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। बहु विकल्प प्रश्न है 1 से 15। सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र कौन था, यह आपको देखना है कौन था। कि प्रश्न नंबर 2 है कि भेड़ को उकसाने में मुख्य भूमिका किसकी थी, यह आपको देखना है। कोरैया किससे कहा जाता है, यह आपको ऑप्शन देखना है, आपका स्वयं मूल्यांकन करना है। सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह ही निनादता लगता है, यह आपको भी देखना है। प्रश्न नंबर 5 है खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है, तो ये आपको देखना। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बीच में कौन से कवि माने जाते हैं, ये भी आपको देखना है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो ये देखो, ये तुलसीदास, ये पद्मावत तुलसीदास की नहीं, पद्मावत झांसी की है, ये आपको देखना है। देवसेना का गीत प्रसाद किस नाटक से लिया गया, ये भी आपको देखना है। किस ऋतु को कुटज कहा जाता है, ये कुटज वाला है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, ये भी आपको देखना है। साझा लघु कथा पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ये भी आपको करना है। प्रश्न नंबर 12, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी, ये भी आपको करना। आपका एक मूल्यांकन हो जाएगा परीक्षा से पहले, स्वयं मूल्यांकन। एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये भी आपको देखना है। पत्रकार के प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये भी आपको करना है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा, ये भी आपको करना। अब आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 6 तक रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा। आपको जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक श्रोता का चित्त द्रवित होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा गुण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 के चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना क्या कहलाती हैं। प्रश्न नंबर, कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। हरिगीतिका में खालिस्तान सम छंद होते हैं। 5वां खालिस्तान अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये आपको करना। अब प्रश्न नंबर 3 है गद्यांश है। गद्यांश को आपको पढ़ना और प्रत्येक का आपको उत्तर देना, और प्रत्येक का 1 नंबर रहेगा। जीवन में शुरू करते हैं गद्यांश। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और परिश्रम का बहुत महत्व है। अक्सर लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं और परिश्रम से बचते हैं, लेकिन ये सत्य है कि बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे अपने कठोर परिश्रम और अनुशासन के कारण ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य का होना आवश्यक है। असफलता से घबराने के बजाय उससे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं और अपने प्रयास को निरंतर आगे जारी रखते हैं। अब पहला प्रश्न, सफलता प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक, ये आपको इस गद्यांश से देखना है। भाग्य और परिचय में महत्वपूर्ण क्या है। प्रश्न नंबर 3 है महापुरुषों की सफलता का क्या कारण है। देखो, महापुरुष की सफलता का कारण है कि वह बिल्कुल घबराते नहीं है और आगे से आगे काम करते जाते हैं। असफलता किस प्रकार देखना चाहिए, परिश्रम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश इसका शीर्षक होता है सफलता। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 6 प्रश्न आएंगे इनमें से।
जिसमें हिमालय के चरणों में बसा हरित वन का गान सुनाता, निर्मल जलधारा की भाषा प्रकृति का अनुपम रूप दिखाता, जहाँ सूरज की पहली किरण धरती को चूमकर जगाती, जहाँ पक्षियों का मधुर गान संसार को संदेश सुनाती, पावन निर्मल स्वच्छ धरा, यह भारत की पुण्य धरा है। अब आपको इस पद्यांश से देखना है कि पद्यांश में कौन सी धारा का वर्णन किया गया। धारा का हरित वर्णों का गान के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, निर्मल जलधारा की भाषा का क्या अर्थ होता है। सूर्य की पहली किरण का क्या प्रभाव बताया गया। पक्षियों का मधुर गान किस संदेश को व्यक्त करता है। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है कौन सा। अब खंड ब में 5 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम सीमा आपको 40 शब्दों में रहेगी और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। बालक बच गया, लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है कि कुटज के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश। क्या कुटज ये कहता है कि जीव जीने में ऐसी जीवों की जीने में प्राण डाल दे। कुटज कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। दिशा कविता का मूल भाव स्पष्ट करना। माघ के महीने के आधार पर नागपति की वीर व्यथा का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते, कैसे। बिस्कोहर की माटी पहाड़ के आधार पर बताइए। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रहे, क्या और वो कैसे। अपना मालखाओं या उजाड़ सभ्यता पहाड़ के आधार पर आपको लिखना। प्रश्न नंबर 11 की ओज गुण का उदाहरण स्पष्ट करना। ओज गुण को आपको उदाहरण स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर 12, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। उल्टा पिरामिड शैली का क्या लिखिए। आपको नाटक के मूल तत्व को आपको संक्षेप में लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखना। एक आपको ध्यान रखना है, किसी का भी एक साहित्यिक परिचय आपको आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। वसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखनी है। यानी कि अथवा में देर का या मैं जानूं निज नाथ शुभम, राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो यह भी आपको करना। प्रश्न नंबर 16। अब प्रश्न नंबर शेर लघु कथा में नीति व्यंग्य स्पष्ट करना। अथवा यानी यह शेर अफात का व्यक्तित्व सहजता सरलता सेवा भाव से ओतप्रोत था। गांधी नेहरू और आराफात की पाठ के आधार पर स्पष्ट करना। अब प्रश्न नंबर 18, आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती। पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अथवा में आ रहा है कि प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन से संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। खंड द। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश की 6% व्याख्या करनी। आपको इसकी व्याख्या करनी है और किस पाठ से आया गया है आपको ये लिखना है। अब शंभु ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उलारना, वही अंदाज, पुलकित से आपका उसका रोम रोम खिल उठता है। ईश्वर उसने कब सोचा था कि मनोकामना, ये यहाँ पर जो आपको शब्द मनोकामना शब्द गलत होता है। मन है प्लस कामना ही होता है। मन है कामना होता है, मनोकामना नहीं होता। मन है कामना होता है का मौन होता। इतने शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना और सफ़ेद साड़ी में लाश से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी, यानी कि यह आपका जो हरिद्वार का वर्णन है, हरिद्वार का मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते सोचा मनोकामना की घाट, यानी मनोकामना की घाट भी अद्भुत अनूठे इधर भावों में, यानी कि ये लिखना है। धर्म के रेशे, अब अथवा में आया है कि धर्म के रेशे जाने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत ही तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बताते, किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करोगे तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा दे, छाप करके फिर लगा दे, यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह वेद शास्त्र धर्माचार्यों का भी काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या होगा। इसका उपमा में जिस जिज्ञासा बंद हो जाएगी। ये आपको आपको लिखना है कि इसका एक तो 6% इसका प्रश्न करना है, फिर आपको व्याख्या करनी है।
और रेफरेंस देना आपको। अब प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करनी है। पहले तो गद्यांश था, पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है काव्य, गद्यांश का मतलब होता है एक लेख। शक्य है कि तुम पूछे अनुभव मोय, शय पीरिति अनुराग बखनय, तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहार नयन, तिर पिल बेल, सेव मधुर बोल श्रवण सुने, श्रुति पत परस खेल, कत मधु जामिनी रसब कमाल न भूजल कै केले, लाख लाख जुग हिये राखल, तैयो हिये तरनी न गेल, कत बिगद जन रस अनुमोदन, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति के प्राण जुड़ाए लाख न मिलल एक। अथवा में आपको देर का है कि अथवा में छल 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 से संध्या के श्रम कर्ण, आंसू से गिरते प्रतीक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वक्ता अनंत अंगड़ाई, शर्मित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पति गुनिधि श्रुति किसने ये वियाग की ओर सुनाई। अब आपको लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा और मेरा प्रिय कवि। यानी आपका एक हो सकता है कि प्रिय कवि के बारे में भी आपका कोई भी आपका एक निबंध आ सकता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से। और ये आपको एग्जाम की दृष्टि से आपका ये दूसरा जो मॉडल पेपर था ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।